Hello friends, welcome to the video on the topic, third video in the series on the topic of normal labor. अभी तक हम इस वीडियो इन सीरीज़ में हमने देखा है, एक तो जनरल सबसे पहला जो वीडियो था उसमें एक आउटलाइन कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक कि एपिजोटॉमी क्या रोल है या फिर डिलेड आपकी जो कॉर्ड क्लैंपिंग है उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, वो सब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि जो आपके जो ऑनसेट ऑफ लेबर के क्या क्या कारण अब तक हम लोगों को पता चले हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था। इस वीडियो में ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, इसमें हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो खासकर आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी, साथ ही साथ ये आपको कहीं पे भी शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू में भी ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट आपको ये बातें पता होनी चाहिए, खासकर नॉर्मल लेबर के बारे में। आप अगर ऑब्स्टेटिक के को पार करना चाहते हैं, उसके एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो ये एक टॉपिक है जो आपको मस्ट आना चाहिए। ये बिल्कुल एक बेसिक है। नॉर्मल लेबर हर एक मेडिकल स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहें। इस वीडियो में जो पार्ट मैं कवर करने वाली हूँ वो है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ द मायोमेट्रियम, फर्स्ट पार्ट। इसमें जैसे हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी में कि जो यूट्रस है, यूट्रस कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। मसल में क्या होता है, हमने पार्ट फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा है। मसल में क्या क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन, और उनके इंटरेक्शन से कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। वो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन होता है और किस तरीके से रिलैक्सेशन होता है। तो यही चीज़ हमारे यहाँ ऑब्स्टेटिक्स में भी है, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। तो इसमें जो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट हैं वो क्या क्या हैं, वो वही है, एक्टिन है, मायोसिन है, और क्या काम करता है वहाँ पे, और आपको चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी सोर्स चाहिए। साथ ही साथ एक एंजाइम होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जो होते हैं ये, इसके बारे में आपको एमसीक्यू में बहुत अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कैल्शियम है, जो इन सेल्स के अंदर जो कैल्शियम है, एक तो होता है फ्री कैल्शियम और एक होता है स्टोर्ड कैल्शियम। तो जो फ्री कैल्शियम जब बढ़ता है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और जो आपको रिलैक्सेशन देता है, इसका मतलब आपका वो जो कैल्शियम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फ्री कैल्शियम जो है वो या तो आपका बाहर चला जाए सेल से, या आपके सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर वो चला जाए। तो उसका जो फ्री इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम लेवल है वो निर्भर करता है, वो आपका स्टार्ट करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन होना है या नहीं होना है। तो जब वो फ्री इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम बढ़ता है तब वो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है उसका क्या काम है, वो आपका फ्री इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम को कम करता है, और जिसको आपको जो कॉन्ट्रैक्शन लेकर आएगा, जो भी एजेंट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, वो क्या करेगा, या तो वो बाहर से साइटोप्लाज्म के अंदर इन्फ्लक्स सेल के अंदर कैल्शियम का करेगा, या जो कैल्शियम स्टोर्ड है आपका सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज में, वहाँ से वो आपका साइटोप्लाज्म में आएगा, तो वो बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा टॉपिक है, पार्ट है जो आपको एमसीक्यू में किसी ना किसी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये आपका होना चाहिए। कैल्शियम जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मायोमेट्रियल सेल इज मायोफाइब्रिल, जैसा कि हर उसमें एक मसल में होता है। एक्टिन एंड मायोसिन, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन लेकर आता है। अब जो ये है, इसमें लाइट चेन फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है मायोसिन में। ये कौन कंट्रोल करता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अभी हमने देखा कि इसकी भी इम्पोर्टेंस है। ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, इसके लिए इसके एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम इज एसेंशियल। वो फ्री कैल्शियम, जो कैल्शियम आयंस हैं वो एसेंशियल हैं, और वो अगर आपके साइटोप्लाज्म में बढ़ रहे हैं, या तो बाहर से इन्फ्लक्स हो रहा है थ्रू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन,
या फिर वो इंटरनल ऑर्गेनेलीज से वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो ये आपका एक कंसेप्ट जो है, वो कैल्शियम जब बढ़ेगा वो कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स देन आपका क्या करेगा, ये इसका मायोसिन लाइट चेन काइनेज से आगे इसकी रिएक्शन स्टार्ट कराता है। प्रोजेस्टेरॉन और साइक्लिक एएमपी दे प्रोमोट कैल्शियम स्टोरेज, मतलब जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया के जो कैल्शियम स्टोर है उसको बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपका साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम को कम कर रहा है और वो कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका वो नहीं बनेगा और ये आगे का जो रिएक्शन, आगे की जो आपकी चेन है वो वहीं रुक जाती है। तो प्रोजेस्टेरॉन और साइक्लिक एएमपी दे इंक्रीज, आपको क्वेश्चन में आ सकता है घुमा फिरा के एमसीक्यू में, वो आपको फ्री कैल्शियम इन द साइटोप्लाज्म के बारे में बात किए बगैर वो ये कह सकते हैं कि इट इंक्रीजेस द स्टोर इन द ऑफ कैल्शियम। तो आप सोचेंगे कि कैल्शियम बढ़ रहा है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, लेकिन आप जब उसके वर्ड्स को देखेंगे, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, वो ऑर्गेनेलीज में, और जब स्टोर ऑर्गेनेलीज में बढ़ रहा है तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो कैल्शियम है आपका, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्री कैल्शियम है वो कम हो जाएगा। तो इस स्टोर्स के बारे में अगर प्रोजेस्टेरॉन स्टोर बढ़ाता है कैल्शियम, यस ये बात भी सही है। प्रोजेस्टेरॉन इन फ्री कैल्शियम को कम करता है, यस ये बात भी सही है। और प्रोजेस्टेरॉन आपके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम को कम करता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये आपको किसी भी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा घुमाव देके। तो ये आपको बहुत ही बेसिक है, इसे अपने जहन में बिठा लीजिए। और जो PGF2 अल्फा है और PGE2 है और ऑक्सीटोसिन है, ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द रिलीज फ्रॉम द स्टोर टू इंट्रासाइटोप्लाज्मिक पार्ट। बेसिकली आपका कैल्शियम, फ्री कैल्शियम जो है, फ्री कैल्शियम इन साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो ये कैल्मोडुलिन से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स, एंड देन थिंग्स विल हैपन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ये जो फ्री आपका जो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर का कैल्शियम बढ़ेगा। इसको कौन बढ़ाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, PGF2 अल्फा, PGE2, ऑक्सीटोसिन। और प्रोजेस्टेरॉन एंड साइक्लिक एएमपी यहाँ से जो कैल्शियम है उसको स्टोर में पहुंचा देते हैं कि जाओ अभी तुम आराम करो, हमें अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इन सेल्स को भी आराम करने दो। तो ये इनको स्टोर में रख देते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के इसके बारे में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू सून। अब इसके बाद जो है आपका इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स, फिर वो MLC के मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करता है, फिर मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन, वो आपका पूरा जो प्रोसेस है आपने जो फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा है वही आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट, डिक्रीज ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम और शिफ्ट टू स्टोरेज साइट, ये कौन करता है, इससे क्या होगा, ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, जो डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और आपका वो वहाँ से जो मायोसिन और एक्टिन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो आपका टूट जाएगा, तो वो रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसको उल्टी तरीके से भी पूछ सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बढ़ना चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम कम होना चाहिए, या फिर स्टोर का कैल्शियम बढ़ना चाहिए। स्टोर का कैल्शियम अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म का कम हो रहा है और वो रिलैक्सेशन आ रही है। तो ये इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि कि है तो वो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम सेल के अंदर, लेकिन वो काम का नहीं है क्योंकि वो आपका बंद है, अलमारी में बंद है। आपकी मम्मी ने जो चीज़ अलमारी के अंदर रख दी वो आपके काम की नहीं है, है ना। इसी तरीके से जो कैल्शियम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में या स्टोर्स में चला गया वो सेल के काम का नहीं है। तो ये चीज़ भले ही वो आपके सेल में हो, भले ही वो चीज़ आपके घर में हो, पर वो अगर अलमारी में चाबी में कैद है तो वो आपके किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही, बचपन से आप देख रहे हैं
इसी चीज़ को यहाँ पे आपको अप्लाई करके रखना है। कैल्शियम प्रेजेंट है सेल के अंदर डेफिनेटली, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टोर्स, एंड दैट स्टोर्स वाला जो कैल्शियम है वो कौन बढ़ाएगा, वो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाता है, स्टोर वाला कैल्शियम। और उसे कम कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। साइक्लिक AMP भी स्टोर वाला कैल्शियम बढ़ाता है। तो ये एक इसमें से आपको तरह तरीके से MCQ पूछे जा सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको वाइवा में डेफिनेटली पूछा जाएगा, अगर आपके पास कोई लेबर से रिलेटेड कोई केस है या आपका वाइवा लेबर की तरफ जा रहा है, व्हाट इज़ फॉल्स पेन, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो फॉल्स पेन क्या होता है, इसको हम स्पूरियस लेबर भी कह सकते हैं, फॉल्स लेबर भी कह सकते हैं। मोस्टली ये किस में पाई जाती हैं, मोस्टली इट इज सीन इन प्राइमरी ग्रेविडा एज कम्पेयर टू मल्टी ग्रेविडा, और इट अपीयर्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि लेबर पेन आपने स्टार्ट हो ही जाएंगे तो ये हर एक के प्रीरिक्विजिट है, नो। तो फॉल्स लेबर वो एक कन्फ्यूजन हो जाता है प्राइमरी, खासकर प्राइमरी ग्रेविडा को क्यों हो जाता है, क्योंकि उनका लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्ट्रेच होता है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्ट्रेच होता है। और हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ग्रेविडा में जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर आपका पेल्विस में चला जाता है, मल्टी ग्रेविडा में नहीं जाता। एंगेजमेंट जो है प्राइमरी ग्रेविडा में प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेचिंग इफेक्ट होता है और आपका कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट होता है, एंड इट में मैनिफेस्ट एज पेन। एंड द वुमेन जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, शी विल एंटर इन फर्स्ट टाइम लेबर, तो वो हर पेन के लिए थोड़ी उसको डिलीवरी के लिए बड़े एंथुसियास्टिक रहती है कि अब होने वाली है, ये घबराहट भी रहती है, तो उसको वो पेन समझने लगती है, होता भी है, और उसको वो लेबर पेन समझने लगती है। फिर देन शी रशेस टू द डॉक्टर, और वहाँ जाके फिर जब वो डॉक्टर उसको देखता है कि भाई इसमें लेबर के पेन के फीचर्स हैं या नहीं हैं, तब आपको पता चलता है कि वेदर इट इज़ ट्रू पेन और फॉल्स पेन। तो ये फॉल्स पेन जब वो डॉक्टर के पास रश कर रही है, तो इसलिए डॉक्टर को ज़रूर पता होना चाहिए हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉल्स पेन। तो फॉल्स पेन के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक तो वो डल नेचर का होता है एंड यूजुअली कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन। जो एक्चुअल ट्रू लेबर पेन होते हैं वो आपका रेडिएटिंग टुवर्ड्स द थाई होते हैं। इसमें ये रेडिएटिंग टुवर्ड्स द थाई वाला कंपोनेंट स्पेशली आप पूछेंगे। लेबर पेन बैक से स्टार्ट होकर नीचे ग्रॉइन तक आके एंड थाइज में जाता है, ये उसके एक पर्टिकुलर टिपिकल आपका जो लेबर पेन का पैटर्न है। जब आप डिटेल में इस महिला से पूछेंगे तो वो कहेगी कि मुझे कंटिन्यूस पेन है लोअर एब्डोमेन में, लेबर पेन्स आर नेवर कंटिन्यूस। एक चीज़, एक तो ये हो गया। देन इसमें जो ये पेन है इट इज़ कंटिन्यूस एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द यूट्राइन हार्डनेस, ठीक। दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया, यू विल डायग्नोज की वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स पेन। नाउ थर्ड इज व्हेन यू डू अ परवेजिनल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन, वो आपके पास लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में आई है, पेन बोल रही है, डेफिनेटली यू विल चेक फॉर द सर्वाइकल स्टेटस। देयर इज नो सर्वाइकल डायलिटेशन और इफेसमेंट, उस पेन के साथ में कोई आपके सर्विक्स पे कोई चेंजेस नहीं है। और आप अगर एनीमा या सिडेशन देंगे तो वो जब वो फिर सो के उठती है तो शी इज़ रिलीव्ड ऑफ हर पेन। तो ये आपके जो क्राइटेरिया हैं, आप अगर इनको ध्यान में रखेंगे तो यू कैन डिफरेंशिएट। एंड इस क्योंकि ये बहुत बेसिक है इसलिए ये आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली वाइवा में पूछा जाता है। नाउ ये इसका कॉज क्या है, जब आप बताएंगे कि ये फॉल्स पेन है तो वो पूछेंगे क्या है। मैंने अभी बताया था, एक तो स्ट्रेचिंग आपका जो हो रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है आपका, तो जो नर्व गैंग्लियॉन्स हैं वो आपकी जो वहाँ पे कंप्रेस हो रही हैं। अब ये तो हो गया फॉल्स पेन, फॉल्स लेबर पेन और स्पूरियस लेबर। इसमें तो आपके पास पेशेंट आई, आपने उसे एडमिट किया फॉर ऑब्जर्वेशन, आप देख रहे हो उसका सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, एंड आफ्टर सम टाइम यू सेंड द पेशेंट टू द वार्ड एंड वहाँ से फिर आप उसे वापस घर भेज देते हैं। अब एक होता है प्री लेबर एंड प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर को प्री लेबर से कंफ्यूज नहीं करना है, और फॉल्स लेबर पेन को भी प्री लेबर से कंफ्यूज नहीं करना है। व्हेन यू राइट इन द डायग्नोसिस, आपके पास कोई फॉल्स पेन लेकर आ रही है, यू राइट द डायग्नोसिस प्राइमरी ग्रेविडा एट 37 वीक जेस्टेशन विद फॉल्स लेबर पेन। ये हो गया डायग्नोसिस उसका, यस। आप उसको प्राइमरी ग्रेविडा एट टर्म विद इन प्री लेबर नहीं लिखेंगे। प्री लेबर जो है वो कोई डायग्नोसिस नहीं है, वो एक आपका क्या है, इट इज़ ए प्री मॉनिटरी स्टेज।
जैसे आप यूँ समझ लीजिए, लेबर के हमने स्टेजेस देखे थे, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि लेबर में एंटर होने से पहले की जो स्टेज होती है, जिसमें क्योंकि आपका वो ऑलमोस्ट 8.5 पौने 9 महीने से यूट्रस शांत बैठा है, तो कुछ तो बदलाव होंगे जो वो आपका फिर लेबर में चला जाएगा। तो लेबर में चला गया और वो शांत बैठा हुआ है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है जब कुछ चेंजेस शरीर में हो रहे हैं, उसको हम प्री लेबर कहते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ डायग्नोसिस, इसको आप डायग्नोसिस में नहीं लिखेंगे। ये फॉल्स लेबर पेन लेकर अगर कोई महिला आपके पास एडमिट हो रही है वार्ड में, आप उसको प्री लेबर नहीं लिखेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, और फिर टीचर्स उनको उसी बात पे ऐसे सवाल पूछते हैं और वो समझ जाते हैं कि भाई इसको तो बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती हैं। तो इसलिए प्री लेबर को आप डायग्नोसिस में नहीं लिखेंगे, इट इज़ ए प्री मॉनिटरी स्टेज। प्री लेबर में क्या, कुछ वीक्स पहले, खासकर प्राइमरी ग्रेविडा में ये प्री लेबर होता है। इसमें क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो लाइटनिंग। प्राइमरी ग्रेविडा में मैंने कहा, प्राइमरी ग्रेविडा में ही लाइटनिंग भी होती है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? हमने देखा है कि प्राइमरी ग्रेविडा में टर्म होने पर आपका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म होना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, और वो आपका उसमें एंगेज हो जाता है इन द पेल्विस, आपका एंगेजमेंट हो जाता है। एंड इट ऑकर्स प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर एट अराउंड 36 वीक्स के आसपास। वो आपका प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो आपका एंगेज हो जाता है। तो आपका जो यूट्राइन हाइट है जो बिल्कुल 36 जिफी स्टर्नम तक पहुंची हुई है आपकी, वो आपका सिंक कर जाता है, अपेरेंट सिंकिंग हो जाती है उसका। और फ्लैंक्स आपके जो होते हैं वो हमने, जो आपको मैंने एग्जामिनेशन वाला वीडियो है उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट और वो आप वीडियो देख सकते हैं। आपके फ्लैंक्स फुल हो जाते हैं, वो फ्लैंक्स फुल हो जाएंगे और आपका यूट्राइन हाइट फिर जो 40 वीक्स वाली यूट्राइन हाइट होती है, इट अगेन कम्स टू 32 वीक जो साइड लेवल होता है, लेकिन बट द फ्लैंक्स आर नाउ फुल, है ना। तो ये आपका जो ये हो रहा है आफ्टर 36 वीक्स, जो आपका ये अपेरेंट डाउन आ रहा है ये यूट्राइन हाइट, इसकी वजह से उसको जो बिल्कुल आपका डायफ्राम ऊपर पुश हो रहा था वो थोड़ा रिलीव हो जाता है। एंड उसके रिलीव होने की वजह से क्या होता है, उसको महिला को जो वो एक ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो रही थी, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो रहा था, उससे उसको राहत मिलती है। इसको हम लाइटनिंग कहते हैं। तो दिस लाइटनिंग एंड इट इज़ ए वेलकम साइन। वाई इट इज़ ए वेलकम साइन? क्योंकि लाइटनिंग किस वजह से हो रहा है, आपको पता है, नीचे एंगेजमेंट हो रहा है। जो आपका प्रेजेंटिंग पार्ट है इट इज़ गेटिंग एंगेज्ड, और अगर इट इज़ गेटिंग एंगेज्ड, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज़ आस्क्ड फ्रिक्वेंटली। दिस एंगेजमेंट क्या आपको बता रहा है, एक आपको क्या हिंट दे रहा है? ये हिंट दे रहा है कि जो आपका इनलेट CPD जिसे कहते हैं, कि भाई आपका जो पेल्विक ब्रिम के इनलेट लेवल पे आपका सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं है। सो दिस इज अ वेलकम साइन। सो एक तो लाइटनिंग, देन सर्वाइकल चेंजेस। सर्वाइकल चेंजेस दे आर वेरिएबल प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर इन केसेस ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा में इफेसमेंट, जो सर्विक्स का जो टेकन अप होता है, जो सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, शॉर्ट भी हो जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इफेसमेंट। वो इफेसमेंट आपका उसी दौरान चल रहा होता है इस प्री लेबर स्टेज में। तो दिस इज अनदर थिंग। मल्टी ग्रेविडाज जो होते हैं उसमें क्या होता है? मल्टी ग्रेविडाज में आपके जो सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, इट गोज हैंड इन हैंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ लेबर। बट इन प्राइमरी ग्रेविडा सर्विक्स का इफेसमेंट आपका प्री लेबर स्टेज में हो चुका होता है यूजुअली। सो दिस इज ऑल्सो अ वेलकम साइन। राइप सर्विक्स सॉफ्ट, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर बट क्लोज्ड। सॉफ्ट होती है, वो बहुत थिन हो चुकी होती है, और वो आपकी इफेस्ड सर्विक्स कहलाती है। वो भी आपकी प्राइमरी ग्रेविडाज में इसी ड्यूरेशन के दौरान होती है। और हाँ, इसी ड्यूरेशन में आपको फॉल्स पेन भी होते हैं। तो फॉल्स पेन होना प्री लेबर स्टेज में पाया जा सकता है, बट प्री लेबर इज़ नॉट अ डायग्नोसिस। अब हमने देखा कि भाई फॉल्स पेन के साथ महिला आई है, तो हमने उसे डायग्नोज कर लिया, हमने उसे रीएश्योर किया, बेबी की हमने वेलबींग देखी, मदर की वेलबींग देखी,
सब कुछ ठीक है, हम उसे वापस घर भेज देते हैं। अब ये हो गया, आपने फॉल्स लेबर को पिकअप कर लिया। अब ट्रू लेबर को कैसे पिकअप करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जो महिला आई है ये ट्रू लेबर की है या नहीं है? डेफिनेटली मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर पेन्स। तो जो फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर पेन्स हैं उसी से आप याद कर सकते हैं कि फिर फॉल्स लेबर के क्या होंगे या वाइस वर्सा, क्योंकि अभी हमने आपका फॉल्स लेबर पढ़ा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। ट्रू लेबर पेन्स का पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल। हमने वहाँ देखा था वो वेग होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, यहाँ पे इंटरवल्स के साथ होते हैं। पेन आएगा चला जाएगा, फिर पेन आएगा फिर चला जाएगा, फिर पेन आएगा फिर चला जाएगा। और ये जो इंटरवल है ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पहले मान लो 10-10 मिनट पे आ रहे थे, 20-20 मिनट पे आ रहे थे, फिर मान लो 15 मिनट पे आ रहे हैं, फिर उसको हर पेन 10 मिनट में आने लगेगा, वो जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। और जो पेन हो रहा था फिर इंटरवल, फिर पेन हो रहा था फिर इंटरवल, ये क्या होगा, जो पेन की इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, और उसकी जो इंटरवल हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो ये आपकी, आप जब अपना हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो इस, अगर वो कह रही है कि आपके पास सिर्फ ये है कि भाई शी हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ सपोज 9 month एमिनोरिया एंड शी हैज़ रिपोर्टेड विथ पेन इन एब्डोमेन, तो आपको इन पेन की जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है उसको आपको हिस्ट्री में एलेबोरेट करना है। आप लिखिए कि विद ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ड्यूरेशन, इसको आप ज़रूर मेंशन करिए कि आपने इस तरीके से, और पूछे पहले महिला से पूछे कि उसको ऐसे हो रहे हैं क्या, तो वो बोलेगी हाँ, तो आप उसको फिर लिख सकते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्शन विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, शो इज़ प्रेजेंट। सो व्हाट इज़ शो? शो जब आपका लेबर के ऑनसेट का एक साइन है, शो आप इसे कह सकते हैं। व्हाट इज़ ए, आप अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ श्योर शॉर्ट साइन ऑफ लेबर, तो एक तो आप शो कहेंगे, श्योर शॉर्ट साइन है। शो अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि लेबर हैज स्टार्टेड, एंड फॉर ऑन पर वेजिनल एग्जामिनेशन फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर प्रेजेंट हैं देन इट इज़ ऑल्सो अ श्योर शॉर्ट साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। सो शो आपका प्रेजेंट होता है। शो कैसे होता है? जो आपका सर्वाइकल म्यूकस प्लग है, हमने देखा था, यू कैन गो इनटू द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो आपका चैप्टर है उसमें आप जा सकते हैं। हमने देखा था कि ये जो यूट्रस है, सर्विक्स क्लोज होता है और यहाँ पे आपका सर्विक्स पे बहुत थिक प्लग बन जाता है, दिस इज़ अ म्यूकस प्लग। और यहाँ पे क्योंकि सर्विक्स है इसकी वेस्कुलरिटी भी बढ़ जाती है। जब ये आपका लेबर स्टार्ट होता है तो ये सर्विक्स भी टेकन अप होती है और ये डायलेट भी होती है। तो ये जो आपका म्यूकस प्लग है यहाँ से ये ढीला होके अलॉन्ग, क्योंकि वो आपकी सर्विक्स टेकन अप भी हो रही है, डायलेट भी हो रही है, तो वहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं वो कभी कभी टीयर हो जाती हैं, यूजुअली टीयर हो जाती हैं, नॉट कभी कभी। और वो जो सर्वाइकल म्यूकस प्लग है अलॉन्ग विद दैट मिक्स ब्लड कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द सर्विक्स, वो आपका शो कहलाता है। तो शो इज़ ऑल्सो, एक्सेसिव शो इज़ ऑल्सो अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन केसेस ऑफ एंटीपार्टम हेमोरेज। ये हमने एंटीपार्टम हेमोरेज वाले उसमें चैप्टर में कवर किया था। तो शो होना इज़ अ श्योर शॉर्ट साइन। नाउ जब आप पीवी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हाँ भाई सर्विक्स इज नाउ टेकन अप या देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, स्पेशली इन प्राइमी ग्रेविडे। मल्टी ग्रेविडे में क्या होता है, सर्विक्स टेकन अप भी नहीं होती है और इट कैन एडमिट 1 फिंगर। सो वो आपको ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी भी मिल सकती है, लेकिन अगर आपका मोर देन 2 फिंगर उसमें एडमिट हो रहा है और वो टेकन अप है, सॉफ्ट है, तो देन यू कैन से कि येस इट इज़ लेबर। पर प्राइमरी ग्रेविडा में तो अगर इट इज़ टेकन अप और ये, तो हाँ आपको डायलिटेशन अगर सर्विक्स का है तो येस डेफिनेटली शी इज़ इन द पेन दैट आर एसोसिएटेड, दे आर ट्रू पेन। एंड फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जो बैग ऑफ वाटर्स होते हैं वो जब बल्ज होता है कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, वो बल्ज होता है, तो इसको भी हम एक साइन ऑफ ट्रू लेबर मानते हैं। तो ये आपका लेबर पेन्स के बारे में हो गया। और डायलिटेशन ऑफ इंटरनल लॉज जो होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स,
ऊपर से नीचे की तरफ आपका सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। तो जो आपका इंटरनल ऑस है वो पहले डायलेट होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल ऑस। दिस कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। वो लोअर सेगमेंट में टेकन अप होती चली जाती है और अंदर से वो खुलनी शुरू होती है रादर देन फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड। नाउ व्हाट व्हाई देयर ऑकर्स फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। हमें पता है बेबी इज सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, और जब उसका और वो उसके चारों तरफ है। दिस एमनियोटिक फ्लूइड आपके बेबी के चारों तरफ है और उसके बाहर क्या है, एमनियोटिक सैक है, हमें पता है, मेम्ब्रेन्स हैं। अब जब वो बेबी का हेड हमने देखा प्राइमरी ग्रेविडा में एंगेज हो गया, या इन मल्टी ग्रेविडा जब लेबर स्टार्ट होता है तो वो एंगेज हो जाता है, एंगेज हो गया, पेल्विक के कांटेक्ट में आ गया, तो वहाँ उसने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया। जो पानी उसके, जो एमनियोटिक फ्लूइड उसके उस गर्डल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड हाइंड वाटर, और जो आगे है उसे हम कहते हैं फोर वाटर। फोर वाटर जो उसके प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे है, और हाइंड वाटर जो आपका गर्डल ऑफ कांटेक्ट जो है उसका पेल्विक से उसके ऊपर है। तो जब आपका इंट्रायूट्राइन प्रेशर बढ़ता है तो वो आपकी वो प्रेशर बेबी पे भी जाता है, और क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसका डेफिनेटली वो वॉल्यूम कम होगा अंदर जो कैविटी है। जब वो वॉल्यूम कम होने की कोशिश करेगा तो अंदर जो आपका लिक्विड है वो आगे को बढ़ता है, और क्योंकि आपका जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट बन रहा होता है उसी समय व्हाट इज हैपनिंग, जो मेम्ब्रेन्स हैं दे आर लूजली अटैच्ड टू दैट पोर्शन एंड दे गेट सेपरेटेड इजीली फ्रॉम द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो जब वो फ्री हो जाते, नाउ दे बिकम फ्री एंड दे हैव सम वाटर, और जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जैसे आप बलून को, मान लीजिए आपने पानी भर दिया किसी बलून के अंदर और आप उसको पीछे से पुश करेंगे तो क्या होता है, वो बलून जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा प्रेशर के साथ में। तो वही आपका जब पीछे से प्रेशर पड़ रहा है, यूट्रस का चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो वो आपके जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो एमनियोटिक फ्लूइड इन द एमनियोटिक सैक है, वो अलग आगे को शेप लेता है, वो प्रेशर वहाँ से निकलता है क्योंकि वो फ्री एरिया है, तो इसलिए वहाँ पे वो टेंस हो जाती हैं। यू फील कि हाँ ये बल्ज हो रही हैं एंड यू फील कि वो बहुत टेंस है। अगर सपोज फोर वाटर बहुत कम है, जैसे कि इन केसेस ऑफ ओलिगोहाइड्रोनिया, उस कंडीशन में इट इज़ पॉसिबल कि आपको बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स ना दिखें। लेकिन अगर वो इट इज़ ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, एमनियोटिक फ्लूइड इज एडिक्वेट, मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, तो हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में यू कैन फील दैट प्रेशर ऑन द मेम्ब्रेन्स, जो आपको बाहर की तरफ बल्ज, क्योंकि वो एक पार्ट है जहाँ से वो गिव, सब जगह से कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक जगह है, वो आगे को बढ़ जाते हैं, तो वो टेंस होते हैं एंड वो आपका बल्जिंग होते हैं। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर जो है इट इज़ ऑल्सो ए श्योर शॉट साइन, क्योंकि वो आपका किससे बढ़ रहा है, जो प्रेशर है, प्रेशर कहाँ से आ रहा है, आपका लेबर में आपका इंट्रायूट्राइन प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो आपका आ रहा है। फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन में वहाँ पे आपका इंट्रायूट्राइन प्रेशर कोई नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। तो ये आपका अगर वाइवा अच्छा जा रहा है तो उसमें आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि कैसे बनते हैं। सो यू शुड बी एबल टू आंसर कि जो आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट के कॉन्टैक्ट में जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इजीली सेपरेट हो जाती हैं और प्रेशर की वजह से दे बल्ज आउटवर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो now stages, so if an examiner asks you what are the certain signs they are asking, okay, symptom नहीं, signs of onset of labor, एक तो show, presence of show and formation of bag of membranes, so ये आपके sure shot sign है कि हाँ labor has started, so never forget these. now अब स्टेजेस ऑफ लेबर में आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर टिल द full dilatation of the cervix, so this is a cervical stage, you can say this is a cervical stage of labor. तो cervical stage of labor के बारे में कुछ बोल के आ गया तो आप समझ जाइए cervical stage means first stage. second stage में क्या हो रहा है, it is full dilatation of cervix से पहले तो propulsive phase आएगा। propulsive phase में क्या हो रहा है, आपका जो बेबी है वो आपका पेरिनियम तक आएगा और उसके बाद एक्सपल्सिव फेज हो जाएगा।
एक्सपल्सिव फेज में बियरिंग डाउन एफर्ट होता है, मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट एंड उसके साथ में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसके साथ में मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट एंड द बेबी इज एक्सपेल्ड आउटसाइड। सो ये बेबी के एक्सपेल होने तक, फुल डायलिटेशन से बेबी के एक्सपेल होने तक सेकेंड स्टेज। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेज? यस, इट इज द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड आफ्टर मेम्ब्रेन्स, जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं, एंड इसकी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स होता है इन बोथ मल्टी एंड प्राइमी ग्रेविडा। सो इट इज़ द ओनली थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो प्राइमी ग्रेविडा एज वेल एज मल्टी ग्रेविडा में ड्यूरेशन हम उसकी सेम मानते हैं। अदरवाइज फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्राइमी एंड मल्टी में आपकी उसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर MCQ। एक फोर्थ स्टेज बोलते हैं, लेकिन अगर आपको MCQ में आ रहा है कि देयर इज ऑल्सो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, उसको आप लेबर की स्टेज नहीं कहेंगे, वो एक ऑब्जर्वेशन पीरियड है, लेकिन वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको मान सकते हैं। बट थियोरेटिकली अब तक सिर्फ 3 स्टेजेस ऑफ लेबर कही गई हैं। फोर्थ स्टेज वो दैट इज़ ए पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आप मान लीजिए अगर आप सर्जरी भी करते हैं तो भी आपका देयर इज़ ए पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप उसको सर्जरी का पार्ट नहीं मानते हैं। इसी तरीके से लेबर के बाद में भी आप, क्योंकि देयर आर चांसेस कि उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं और आप यू कैन ईजिली पिक them early if you are vigilant, so you have to remain। so इस फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर आपकी बुक्स में जो मेंशन किया गया है वो इसीलिए मेंशन किया गया है कि आप उसकी इंपॉर्टेंस समझे, दैट यू हैव टू रिमेन विजिलेंट टू पिक अप द कॉम्प्लिकेशंस एट द अर्लीस्ट एंड टू ट्रीट देम, जिससे कि आपकी मॉर्टेलिटी भी कम हो और मॉर्बिडिटी भी कम से कम रहे। सो यू हैव टू बी विजिलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड आफ्टर डिलीवरी। ये नहीं कि भाई आपके पास पेशेंट लेबर में आई और वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज हुआ एंड नाउ यू आर फॉरगेटिंग हर, एंड अब आप किसी दूसरी जो पेशेंट लेबर में है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सो डिलीवरी के कम से कम 1 घंटे तक पेशेंट को मेटिकुलस मॉनिटरिंग चाहिए होती है। वो इसलिए आपको ये बात आपके दिमाग में डालने के लिए लिखी गई है। अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ लेबर, तो यू विल आंसर देयर आर, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इट इज़ 3 स्टेजेस ऑफ लेबर। सो दिस वॉज द थिंग जो मैं आपको बता रही थी। अब आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। ये बहुत हो गया है आपके लिए, इसको आप समझिए। इसमें बहुत सारे MCQ पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे वाइवा क्वेश्चन हैं। ये फॉल्स लेबर, प्री लेबर, ये डेफिनेटली पूछा जाता है। साइंस ऑफ ट्रू लेबर, सिम्टम, व्हाट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। आपको इसमें क्वेश्चन शॉर्ट नोट भी आ सकता है, आपको ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो बी रेडी विद दिस टॉपिक। एंड अगर आपको कोई भी समस्या है, प्लीज़ आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।